इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम सुनने वाले सब बन भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। देखियो, एक और भाइयों आपको हार्दिक बधाई देते हैं कि आज है भाई रक्षाबंधन का त्यौहार, और बहनें भी जो है ना अपने भाइयों की कलाई पर भाई राखी बांधती हैं। इस दिन को जो है ना बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और ये जो राखी है भाई जो है ना आज प्रतिज्ञा करते हैं अपनी बहनों की रक्षा के लिए। तो भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम में हम जो चर्चा भी करेंगे, साथ में भाइयों का मनोरंजन भी कराएंगे। तो आज हम जो है ना एक जानकारी लेंगे। पहले वो जानकारी रहेगी कि कृषि उद्यमिता क्षेत्र, और इसमें बात करेंगे हम पशुपालन अवसंरचना विकास कोष पर। देखियो किसान बहन भाइयों कि जो कार्यक्रम किसानवाणी है उसमें हम समय समय पर जानकारियाँ देते हैं। तो इसमें हम जैसे कि जिक्र कर रहे हैं कि जो पशुपालन अवसंरचना विकास कोष है, इस फंड का जो मुख्य उद्देश्य भी है कि व्यक्तिगत हैं और उद्यमी या फिर निजी कंपनी या भाई इसके साथ साथ किसान उत्पादक संगठन FPO, और इसी में जो है ना धारा 8 कंपनियों को और डेयरी और मांस प्रसंस्करण है और पशु चारा संयंत्र स्थापित करने के लिए भाई प्रोत्साहित करना जो है ना, इस जानकारी का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो AHIDF का जो उद्देश्य है उसमें यानी के नाम से ही जानते हैं कि भाई जो पशुपालन अवसंरचना विकास कोष है उसका कोई न कोई तो भाई उद्देश्य होगा ही, जिसके कारण से ये कोष बनाया गया है। सबसे पहला तो बात यह है कि जो उद्यमिता विकसित करने और रोजगार पैदा करने के लिए बनाया गया है। ये दूध और मांस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने खातर और निर्यात को योगदान में है, जो उसका योगदान में बढ़ावा देने खातर भी भाई इस कोष की रचना करी गई है। और इसके साथ साथ भारत में जिस तरह के दूध है और मांस प्रसंस्करण है उसकी क्षमता को बढ़ाने में मदद करने के लिए भाई इस कोष की रचना करी है, और उत्पादक के लिए भाई बढ़ी हुई कीमत वसूली उपलब्ध कराने के लिए भी घरेलू उपभोक्ता के लिए गुणवत्तापूर्वक दूध और मांस उत्पादन उपलब्ध कराना भी इस विकास का जो कोष है ये इसका उद्देश्य है। हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या की प्रोटीन युक्त जो गुणवत्तापूर्ण है भोजन की जरूरत और उसके उद्देश्य को पूरा करने खातिर भी इस कोष का निर्माण हुआ। और भाई पशु है, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर से मुर्गी को गुणवत्ता युक्त चारा उपलब्ध कराना ताकि भाई उचित मूल्य पर संतुलित राशन उपलब्ध कराया जा सके। तो भाई ये कुछ बातें हैं जिनके कारण भाई ये जो पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की रचना करी गई है। और भाई इसकी सहायता के लिए भी प्राप्त करने खातिर भाई कुछ पात्र संस्थाएं हैं, जिस तरह की कौन कौन सी संस्था खास करके इसमें भाई योगदान ले सकती है इसका। जैसे एक तो किसान उत्पादक संगठन है यानी कि FPO, दूसरा है निजी कंपनियां हैं, व्यक्ति उद्यमी है वो, धारा 8 कंपनियां, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है जो वो इससे जो भाई अपना इस कोष से भी लोन ले सकते हैं। और जो ऋण की मात्रा है वो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत भाई परियोजना रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित बैंक से अनुमानित वास्तविक परियोजना लागत का भाई 90% तक ऋण के लिए भाई वो पात्र है। तो ये जानकारी भाई आपको हमने आपके साथ साझा करी है। और इसी के साथ साथ भाई
हम एक जानकारी और चर्चा करेंगे जानकारी पे कि जो जीरो बजट प्राकृतिक खेती क्या है। यानी कि जिस तरह का नाम है उसी तरह भाई इसका काम भी है, यानी कि जीरो बजट। कि जीरो बजट में भाई कोई पैसा आपका नहीं लगना चाहिए। ऐसे ही प्राकृतिक रूप से जो खेती करी जाएगी भाई वो है हमारी प्राकृतिक खेती। कई बार देखा है कि आजकल भी जो है ना सरकार भी पूरा जोर लगा रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई प्राकृतिक खेती करें, क्योंकि देखो खेती तो किसान भाई हैं कर रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर रसायन खाद का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि उसमें ज़्यादा जो जहर डाल रहे हैं, दवाइयाँ डाल रहे हैं, उसके अंदर वो जहर का काम कर रही हैं। और जितनी वो फसल होगी उसको हमने ही खाना भाई, चाहे गेहूँ लगा लो, धान लगा लो, तो वो उसके ज़रिए भाई जो जहर की मात्रा है वो भी हमारे शरीर में जाएगी। तो इस तरह भाई देखो कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाए। तो इस करके भाई सरकार भी चाहवा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान भाई हैं भाई प्राकृतिक खेती पे जोर दे। यानी कि इस खेती में भाई शुरू में थोड़ा सा समस्या आवा है, यानी कि जैविक खेती जहाँ किसान खातर भाई घाटे का सौदा है, लेकिन जैविक खेती विशेषज्ञ जो खुद कहें कि 3 साल तक भाई किसान को सब्र करना जरूरी होगा इसमें, कि आज किसान इतना समृद्ध नहीं कि वह भाई 3 साल तक इंतजार कर सके। लिहाजा भाई जैविक खेती के नाम पर एक अलग बाजार खड़ा किया जा रहा है और कहा भी गया है कि जो किसान है देश को बचाने के लिए भाई प्राकृतिक खेती ही एक जरिया है। और यह जो खेती है भाई जैविक खेती से अलग है, इसे ही हम भाई जीरो बजट की खेती भी कहते हैं। यानी कि उसमें हमने कोई खर्चा ज़्यादा नहीं करना है। और जीरो बजट के तहत भाई एक साथ 3 फसलें जिस तरह के गन्ना, मूली, शलजम, गाजर, 3 फसल एक साथ लेने के बारे में भी बताया गया है कि भाई ये भी फसल आप एक साथ ले सको हो और ये भी दूसरी फसल के साथ साथ इनको उगा सके हैं। और इस तरह हम भाई कह भी दे हैं कि जो स्वदेशी खेती है या अपने भाई एक देसी गायें भी 30 एकड़ में कर सके है जहर मुक्त खेती। यानी कि जो गाय है उसका जो गोबर है वो भी बहुत कीमती है भाई, उसके सहारे भी आप उसमें जैविक खेती कर सको हो। तो भाई इस तरह अगर किसान भाई रासायनिक खाद या कीटनाशक या पेस्टिसाइड का प्रयोग आज अपने खेत में कर रहे हैं, जो कि खेती जो है ना जहर के रूप में हो रही है, तो अनाज है, सब्जियां हैं, इनके माध्यम से जो जहर है वो हमारे शरीर में जाए। और आज की भी हम जिक्र भी कर रहे थे कि जिस तरह के कैंसर है, हार्ट अटैक है, इस तरह की गंभीर जो बीमारियां हैं लगातार आप देखने भी लग रहे हो कि कोई ना कोई भाई घर में भी देखा है कि आसपास देखा है कोई ना कोई इस बीमारी तक ग्रसित जरूर रहा है। और भाई हमें अपना चाहिए कि अपने परिवार को और समाज को भाई स्वस्थ रखना है, तो हमें एक बार फिर भाई कह करें कि प्राकृतिक खेती की तरफ जरूर आना पड़ेगा। तो ये तो जानकारी थी भाई प्राकृतिक खेती यानी कि जीरो बजट की खेती। और ईव जो है ना थोड़ा कर ले हम चर्चा मौसम के बारे में। आज का जो अधिकतम तापमान रहा भाई वो रहा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है भाई 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ लगे हाथ भाई आपने कल के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दे दें कि कल जो है ना हमारा जो चर्चा रहेगी वो रहेगी कि क्या है जैविक खेती और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे कि औषधीय फसल ग्वार पाठा की काश्त में। तो भाइयों ये हमारा रहेगा कल का कार्यक्रम किसानवाणी में। और अब जो है ना कराएंगे भाइयों का मनोरंजन इस लोकगीत के साथ। क्यों काया भटका वे माया, जोड़ जोड़ के धर जागा। श्री गीता ज्ञान सुना कर बंदे पर ले पार उतर जागा।
न सुने रागनी कि गीता जी का ज्ञान सुनाकर परले पार उतर जाएगा। तो गायक कलाकार थे राजकुमार जांगड़ा। और अब जो है ना अगली चर्चा लेकर आए हैं भाइयों के लिए, वो आए हैं कि जो सब्जियों के लिए पौधशाला किस तरह तैयार करनी है, यानी कि नर्सरी किस तरह तैयार करें और उसमें भाई कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो पौधशाला के मैं देखो कुछ सब्जियां तो भाई बगैर पौधशाला तैयार करे ही जो है ना बोई जाए हैं, और दूसरी तरह की जो सब्जियां हैं भाई उन खातर अपना पौध तैयार करनी पड़ेगी। सब्जियों की खेती दो तरह से करें हैं। एक तो पहली प्रकार में सब्जियों के जो बीजों को जो है ना खेत में सीधा बोते हैं, जिस तरह के मटर के बीज हैं, भिंडी है, लोबिया है, गाजर है, मूली है, सलगम है और कद्दूकुल, इनके जिस तरह के जो पत्ते वाली सब्जियां हैं और फ्रेंच बीन सहित भाई, और दूसरे तरह की जो सब्जियां हैं जिनके लिए हमने पौधशाला में बिजाई करके पौध जो है ना तैयार करनी पड़ेगी। वो कौन सी सब्जी हैं? जिस तरह के फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली, टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज और भाई गांठ गोभी, इन सब खातर भाई पहला हमने पौध तैयार करनी पड़ा है। उसके बाद भाई क्यारियाँ बना के हमने उसको फिर वो लगानी पड़ा है। और पौध जो है ना तैयार करने खातर भाई पौधशाला में कुछ न कुछ तो देखो करना पड़ेगा। तो इसके भाई लाभ भी जरूर हुआ अगर हम पहला पौध तैयार करेंगे। जिस तरह के नर्सरी का जो क्षेत्र है हमारा छोटा होने के कारण भाई पौध की देखभाल करना आसान रहा है। दूसरी बात है कि नर्सरी में पौध की बढ़वार खातर जो बढ़िया वातावरण है वो तैयार किया जा सका है। और सब्जियों का बीज काफ़ी महंगा हुआ, जिस तरह भाई प्रत्येक बीज की देखभाल भी करनी बड़ी ज़रूरी है। और नर्सरी में पौध को जो है कीड़े और बीमारियां थे हम आसानी से उनसे फिर बचा सका है। थोड़ी सी जगह में पौध तैयार करी जावा, जिस तरह भाई बाकी खेत को तैयार करने के लिए समय बच सका है। बेमौसम में पौध तैयार करके भाई अगेती फसल ले सका है, जिस तरह अधिक लाभ भी कमा सका है किसान भाई। और इस तरह जो है ना नर्सरी तैयार करने खातर भाई स्थान बढ़िया होना चाहिए। किस तरह? एक तो पौधशाला या भाई नर्सरी को हमेशा ऊंचे स्थान पर तैयार करें जिसमें पानी न भर सके, और उसका उचित भाई कह कर जल निकास होना भी जरूरी है। नर्सरी भाई हमेशा पानी के जो साधन हमारे पास ट्यूबवेल के आसपास ही भाई उसको तैयार करें ताकि पानी देने में थोड़ी सुविधा रहे। नर्सरी के पास भाई छायादार पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार भाई परछावे में जंग और जो पौध है वो कम होगी, फसल भी कम होगा परछावे में जिस तरह किसी पेड़ के नीचे करेंगे तो। और पौधशाला खातर भाई भूमि जो है ना बलई दोमट मिट्टी, पीएच मान जिसका 6 और 7 होना चाहिए। पौधशाला किसान के घर के नज़दीक होनी चाहिए ताकि भाई पौधशाला की जो देखभाल है ठीक तरह से वो कर सके। नर्सरी को जहाँ तक हो सके उसी खेत के किनारे तैयार करना चाहिए जिसमें उसकी रोपाई आपने करनी है दूसरे कार्य में, ताकि कोई बाधा ना आवे। और इसी तरह भाई जो सब्जियां हैं उनके स्वास्थ्य खातर भी भाई सुदृढ़ पौध तैयार करने खातर कुछ एक जो खास बात है उसका भी आपने ध्यान रखना है। एक तो जो किस्मों का चुनाव आपने करना है भाई, कौन सी किस्म हमने खेत में तैयार करनी है भाई जिससे हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। फिर दूसरी बात है बीजोपचार भी करना अपना। बीज की बिजाई करने से पहले भाई बीज की जो जनित व्याधियां हैं उससे बचने खातर बीज का उपचार करना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ बीमारियां ऐसी हो जाएं जिनको हम केवल बीज का उपचार करके ही रोक सके हैं, नहीं तो भाई बाद में रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा बीज का उपचार भाई सस्ता पड़ा है, जबकि बाद में बीमारी की अगर आपने रोकथाम करनी भी पड़ेगी तो वह महंगी पड़ेगी। और खेत में पौध की संख्या भाई कम होने के कारण उत्पादन भी नहीं मिलेगा। और सब्जियों में ज़्यादातर बीज का जो उपचार है भाई आपने क्या करना है कि 2 ग्राम कैप्टोन या थायरम या फिर बाविस्टिन प्रति किलोग्राम बीज द्वारा भाई किया जा सका है। क्यारियाँ तैयार करने की भी विधि है भाई। देखो सब्जियों की जो पौध है उसको तैयार करने खातिर बीजों की जो बिजाई है क्यारियाँ में करनी है। 3 बाई 1 मीटर लंबाई और चौड़ाई की क्यारी आपने बनानी है। बीच में भाई 1 फुट का रास्ता खरपतवार निकालने खातर भी आपने रखना है। और इसके साथ साथ भाई अगर ज़रूरत पड़े तो भाई निराई गुड़ाई खातर भी छोड़ना है। गर्मी में पौध
तैयार करने के लिए भाई नर्सरी की ज़मीन एक तो एक समान रखनी यानी कि समतल रखनी है, जबकि बारिश के समय भाई आम खेत से जो है ना 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा उठा के, और सर्दी के समय भाई ज़मीन को आम खेत से जो है ना नीचे रख कर तैयार किया जाना चाहिए। अब करें बात खाद का भाई। 3 मीटर लंबी क्यारी खातर भाई 10 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद वो आपने नर्सरी में डालनी है और उसको अच्छी तरह आपने फिर मिलाना है। और इसमें पोषक तत्व जो है ना 100 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम डाई अमोनिया फास्फेट और 120 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति क्यारी की दर तय भाई मिला करके खेत में तैयार कर लें, ये बहुत बढ़िया रहेगा। क्यारियों का उपचार भी करना है भाई। नर्सरी में पौध को जो है ना रोगों से बचाने खातर भी क्यारियों की जो मिट्टी है उसका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज बोने से भाई एक दिन पहला 3 मीटर लंबी क्यारी में 10 से लेकर 25 ग्राम बाविस्टिन या फिर कैप्टन दवाई को मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। और ऐसा करने से भाई जो फफूंद वाली बीमारियां हैं उनका प्रकोप जो है ना कम हो जाएगा। और इसकी जगह भाई जो वर्षा ऋतु में जो फॉर्मेल्डिहाइड है, एक रसायन है, इसका 1 भाग 80 से लेकर 100 भाग पानी में मिलाकर क्यारियों में आपने डालना है। और दवाई का यो घोल कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी में पहुंचना जरूरी होगा। दवाई डालने के बाद भाई क्यारियों का जो है ना क्यारियों को प्लास्टिक से इस तरह ढक देना चाहिए कि रसायन की जो गैस है ना वो बाहर ना निकले। और 48 घंटे के बाद प्लास्टिक को हटा देना चाहिए ताकि भाई 3 दिन बाद क्यारियों की खुदाई करके बीज बो देना आपने। बीज की बिजाई भी देखो करनी है। नर्सरी में बीज की बिजाई भाई कतारों में करनी है आपने। क्यारियाँ में 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर नालियाँ बना लें और 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर गहराई पर भाई बीज आपने डालना है। छोटे बीजों की गहराई कम और बड़े बीजों की गहराई ज़्यादा रख सकते हैं भाई। बिजाई करने के बाद गोबर की जो गली सड़ी खाद है उसमें एक पतली सी परत के रूप में आपने उसको ढकना है जो बीज आपने बोए हैं। नर्सरी को भाई फुहारे या फिर हजारे से हल्की सिंचाई आपने वो करनी है। अगर पानी खुला लगाएंगे तो बीज पानी के साथ बहकर भाई एक स्थान पर वो इकट्ठा भी हो जाएगा, लेकिन पौध जो है ना सर्दियों में 5-6 सप्ताह या फिर गर्मियों में 4 सप्ताह में रोपाई खातर तैयार हो जाएगी। और नर्सरी की देखभाल भी करनी बहुत ज़रूरी है। तो बीज के अच्छे अंकुरण के लिए भाई नमी की कमी नहीं होने दें जब तक बीज अंकुरित न हो। इसके लिए भी गर्मी में प्रतिदिन शाम के समय भाई पानी देते रहें। क्यारियाँ में से खरपतवार निकाल दे रहे हैं। गर्मी, तेज़ धूप और हवा में बचाने के लिए नर्सरी के पास भाई जो घास फूस है या फिर सरकंडे का छप्पर डाल कर रखें। और सर्दी में कम तापमान पर भाई बीज देर से जमा, ये आप सब जाना है कि जल्दी अंकुरण हो। इसके लिए भाई नर्सरी को सफ़ेद पारदर्शी पॉलीथीन शीट से जरूर ढक दे ताकि उसमें थोड़ी गर्माइश हो जाए। कीड़ों का प्रकोप होने पर भाई कीटनाशक दवा जिस तरह के मेलाथियन 50 ईसी का या भाई 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर आपने उसमें छिड़काव करना है। अगर कोई अर्धगलन जिस तरह की कोई बीमारी आ जाए तो भाई इसकी रोकथाम खातर अपना मिट्टी और बीज का उपचार बिजाई के समय कैप्टन से जरूर करें भाई। पौध फिर आपने लगानी भी है। पौध तैयार होगी इसके बाद भाई आपने वो लगानी है। पौध लगाने खातर भाई जब 10 या 15 सेंटीमीटर लंबी हो जाए या फिर 4 से 6 पत्तियां जो है ना उसमें निकला हुआ है तो खेत में लगाने खातर वो तैयार हो जाएगी। और पौध जो है ना खेत में लगाने तक 15 दिन पहला भाई नर्सरी की सिंचाई में कमी कर दें। इससे जो है ना पौधे हैं उनमें प्रतिकूल वातावरण सहन करने की शक्ति थोड़ी बढ़ जाएगी और खेत में अच्छी प्रकार भाई वो लग जाएगी। पौध उखाड़ने में भाई 24 घंटे पहले खेत में खुला पानी लगा दें ताकि पौध उखाड़ते समय भाई जो जड़ है ना उनको कम से कम नुकसान हो। कई बार जैसे पौध हम पाड़ेंगे तो वो भाई उसकी जो जड़ है वो टूट जाए तो फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो इस करके भाई ध्यान रखें उखाड़ते टाइम भी। पौध रोपना भाई हमेशा शाम के समय करें जिससे भी जो रात की ठंडक में जो है ना पौधे आसानी से भाई वो स्थापित हो जाएंगे। और पौध रोपण के बाद भाई हल्की सी सिंचाई करें ताकि जो पौधे हैं भाई वो अपनी जड़ जो है ना वो पकड़ लें। तो ये तो हमने जो चर्चा करी है कि सब्जियों की नर्सरी तैयार करने में आपने क्या क्या सावधानियां रखनी है। और भाई लगे हाथ एक थोड़ी सी चर्चा क्या भाई जानकारी दे दें कि मिलेट्स फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी IYOM 2023
यानी कि बाजरे के बारे में। बाजरा जो है ना भाई देखो, जो 2023 का साल है, बाजरे का वर्ष मनाया जा रहा है यो, तो इसमें जो है ना भाई देखो, जो पोषण के लिए पोषण अनाज जो बाजरा है, इसके योगदान के बारे में जागरूकता को हमने बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, इसकी उत्पादकता और गुणवत्ता में भी भाई सुधार की दिशा में काम करने खातिर भाई प्रेरित करना है। सारे भाई जाना है कि जो मोटे अनाज हैं कई तरह के हैं। मोटे अनाज में जो छोटे बीज वाले पौधे हैं भाई उनको शामिल कराया जावा है, और इस तरह के जो उनमें पोषक तत्व है काफ़ी मात्रा में मिला है। खाद्य पदार्थ होने के कारण भाई हम उसमें से जो पोषक तत्व है वो ले सका है। आमतौर पर शुष्क क्षेत्र में भी भाई ये उगते हैं, जिस तरह के जो ज्वार है या रागी है, ये तो खास करके भाई इसमें पानी की बचत रहा है, कम पानी में होने वाली ये फसल है। और यह जो शुष्क क्षेत्र हमारे उसमें भी बड़ी आसानी से भाई यो हो सका है। देखो जो मोटे अनाज खावेंगे तो भाई लाभ भी होगा, क्योंकि उसमें पोषक तत्व तो जरूर मिलेंगे। मोटे अनाज में जिस तरह के कई बार देखेंगे जो गेहूं चावल की अपेक्षा भाई जो अधिक प्रोटीन है, क्रूड फाइबर है या आयरन है, जिंक है, फास्फोरस, ये सारी चीज़ जो है ना उसके अंदर मिलेंगी। बच्चे और महिलाओं में भी भाई पोषण की कमी को दूर करने खातिर ये काफ़ी उपयोगी बताया गया है कि बाजरा जो है, और स्वास्थ्य लाभ भी है इसमें। पेलाग्रा, अनीमिया, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन की कमी को भाई दूर करने खातिर जो मोटा अनाज है वो काफ़ी लाभदायक रहा है। और मोटे अनाज में भाई डाइटरी फाइबर या एंटीऑक्सीडेंट उच्च मात्रा में पाया जावा है। और भाई देखो आय का साधन भी है, साथ में पोषक तत्व तो इसमें हैं ही, लेकिन मोटे अनाज जो है ना किसानों को पोषण सुरक्षा भाई आय और जैविका भी प्रदान करा है, तो इसका उपयोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपने करना है। तो ये तो जानकारी दी हमने कि बाजरे के पोषक तत्वों के बारे में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। कृष्ण भाई को देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।